गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल क्या पढ़ रहे थे? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट पढ़ते हैं आज। कितने पढ़ लिए थे? 42 और 44वां शायद पढ़े थे। 44वां हो गया था? ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम बताओ 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10वां किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है, अमेंडमेंट नहीं, अलग अलग चीजें हैं ये। कल हमने 44 तक किया। बस अब बातचीत बंद करके बोर्ड पे देखो। तुम्हें याद होना चाहिए पहला, 9वां, 26वां, नहीं बीच में और भी 10वां, 12वां, 14वां, 13वां भी याद कर लेते हैं। 13वां, 14 हुआ और 26वां, 18वां भी, फिर तो 7वां भी होगा, है ना? 7वां, 9वां, इसके बाद मेन में है 18वां, 26वां और 35, 36, 42, 44। इतने ही पढ़े थे या आगे भी हो गए थे? आगे भी हो गए थे। फिर इसके बाद हमने किया होगा 52वां, है ना, 56वां, 61वां, इतने ही किए थे। ठीक है, एक बार रिवीजन देखते हैं। कोई नहीं, बीच में एक आधा रह गया, कोई बात नहीं। पहला किससे संबंधित है? पहला हमेशा 9वीं अनुसूची भूमि का अधिग्रहण 1951। 7वां है किससे? देश में राज्य कैसे बनेंगे। अब सुन लो, ये कल पढ़ा दिया, तुम्हें नहीं आ रहा है इसका तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। 7वां है किस चीज से? राज्य कैसे बनेंगे, किस आधार पर बने? भाषाई। कितने बने? 14+6 का आंकड़ा था ये 1956, ये 1951। 9वां क्या था? 9वां और 100वां ये हमने पड़ोसियों को दिए थे कुछ हिस्से। किसको? बांग्लादेश को। पहले बांग्लादेश नहीं था, ये तो 1972 में बना। आपने 1958 के विवाद को 60 में निपटाया और आपने कहा बेरूबारी पे रोज रोज कलेश करने से अच्छा ये तुम रख लो हिस्सा। तो बेरूबारी विवाद में आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, आपके प्रधानमंत्री नेहरू, और उस टाइम पर आपने बेरूबारी किसको सौंप दिया? बांग्लादेश। तब तो वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा अमेंडमेंट था? 9वां। 9वां 100वां दोनों पड़ोसी देश के साथ हैं। इसके बाद 10वीं में क्या था? दादर नागर हवेली, ये पूछेंगे पेपर में इसलिए बताए जा रहे हैं। 12वां गोवा और दमन और दीव, और 13वां किसका था? नागालैंड का। और 14th नंबर वाला पुदुचेरी का। ये याद नहीं होते? अभी पेपर में एचएसएससी का किसी ने देखा हो, दिया हो, नागालैंड का क्वेश्चन आ गया था, आया था ना नागालैंड वाला। तो अब ये तुम्हें याद कैसे रहेंगे? तुम वहां चकराओगे, फिर तुम्हें लगेगा पढ़े हैं पर हमें आते नहीं है। थोड़ी देर में ट्रिक बता दूंगी। 18 क्या था? ये था राज्य के बारे में। उसमें हरियाणा पंजाब को हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वो बने ही 1966 में थे। ये वाला ध्यान से देखो, ये और ये दोनों राज्य कैसे बनेंगे इसके ऊपर है। 7वां अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जिसके बेसिस पर 14 और 6 यानी स्टेट्स और यूटी। फिर 18वां हुआ 1966 में, जिसमें उस टाइम पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बने थे। तो हमने कह दिया इनसे जुड़ा हुआ भी कौन सा है? 18वां। वैसे 18वां और 7वां स्टेट कैसे बनेंगे इस बेसिस पर। जैसे 9वां और 100वां पड़ोसी देश के साथ है ना, ऐसे 7वां और 18वां, ये 56 में, ये 66 में। 26वां क्या था? जो रियासतें हमारा हिस्सा बन गई थी उनको फ्री में हमें लाखों करोड़ों रुपए देने थे। किसने बंद करवा दिए? कौन सा सन था? 1971। कौन सा अमेंडमेंट था? 26वां। और इंदिरा ने कितने चेंज किए कि 26 में से 42वां तक उनके टाइम पे ही हो गया। महज 4-5 सालों में सब कुछ बदल के रख दिया। 35-36 किससे थे? पहले सिक्किम सहराज्य बना, फिर हमने राज्य बना लिया। पहले हमें लगा भाई देख लें कोई चिक चिक करेगा तो कह देंगे सहराज्य है, राज्य थोड़ी कह रहे हैं। फिर 36वें में क्या कह दिया? हमारा राज्य है। कौन सा सन था ये? 1975। ये भी इंदिरा गांधी का दौर। 42वें में क्या हुआ था? बहुत सारे चेंजेस। मौलिक अधिकार पीछे, मौलिक कर्तव्य इंट्रोड्यूस कर दिए, डीपीएसपी आगे ले आए। और क्या कहा? राष्ट्रपति वैसा ही करेगा जैसा कि पीएम चाहता है। ये नहीं लिखा लिखित वाला। हाँ, लोकसभा का, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 साल। कुछ लोगों ने कहा अब नई संविधान लिख के बैठ गई, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हाँ, राज्यों की शक्तियों में भी चेंज किया था। एक लिस्ट से उठा के किस पे पहुंचा दिए थे? समवर्ती में ना, 4-5 टॉपिक। 44वां किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई पहली गैर कांग्रेसी सरकार। बहुत सारे चेंजेस को वापस ठीक किया जो किसने कर दिए थे? 42वें में इंदिरा गांधी ने। 52वां था अमेंडमेंट था। 52वां क्या जोड़ा गया था? दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची। ये पहली अनुसूची, ये 10वीं। पहली मतलब ये ऐड करने पे पहली, वैसे क्या थी? 9वीं। और ये क्या है? 10वीं। 56वें से क्या किया था? गोवा, जो हमारा स्टेट बना था पहले, नहीं पहले यूटी बना था। गोवा कब आया था? कौन से अमेंडमेंट से? गोवा। हाँ, तुम ये भूल जाओ कि 12वें से गोवा आया था और अब गोवा को कह दिया ये यूटी नहीं है, ये हमारा। हाँ, किस सन की घटनाएं हैं ये? 1987। गोवा आपने छीना था 1961 में पोर्टुगीज या पुर्तगालियों से, और 87 में 56 अमेंडमेंट से आपने इसको स्टेट बना दिया गोवा को। और गोवा में कहा 30 एमएलए बनेंगे। आज की डेट में गोवा में 40 एमएलए बनते हैं। तो कौन सा अमेंडमेंट गोवा का है? 56वां। और किससे ये यूटी बना था? 12वें से। 61वें में क्या किया था? एज
वोटर्स एज कितनी, 21 से घटाकर 18। कौन से ईयर में जाके लागू हुआ था? 1989 में, ये 1987 में, ये 1985 में। सन भी पता हो, इनके कारण भी पता हो। ये सबको क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तुम्हें दुखी करेंगे। इनका ट्रिक क्या है? जैसे जब मैंने तैयारी की तो मैंने ये 10वां 12वां बड़े मुश्किल दिखते थे, एक जैसे सारे एक जैसे स्टेट हैं तो दिक्कत थी। इनको एक ट्रिक से याद कर लिया। आप ध्यान से बोर्ड पे देखो, जो 10वां अमेंडमेंट है ना, 10वां, ये द से ही स्टार्ट है। क्या नाम है उसका? दादर नागर हवेली। तो 10वां किससे संबंधित है? दादर नागर हवेली से। 12 बजते ही गोवा में लोग नाचने गाने लगते हैं, है ना? इसको याद कर लो। 12 किससे संबंधित है? गोवा। और गोवा के बिल्कुल पास पड़ता है दमन और दीव। तो गोवा, 12 बजते ही गोवा में डांस म्यूजिक स्टार्ट। 10 से 10, 10 से दादर नागर। 13 अनलकी मानते हैं ना कुछ लोग। तुमने एक वो देखी थी, एक पीछे बहुत वायरल हुई थी वीडियो, लैंड करा दे। देखा था तुम लोगों ने? नहीं देखा? एक वो आदमी देखो, वो पैराग्लाइडिंग में ऊपर चला जाता है, वो देखी थी ना सबने? वो अपने आप को गालियां दे रहा था। तो इसको तुम 13 से याद कर लो। 13 बड़ा अनलकी नंबर है। और बेचारा वो बार बार कह रहा था, भाई साहब 500 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, मुझे लैंड करा दे। फेमस हुई थी। तो ये 13 नागालैंड का है। नागालैंड ये पेपर में बहुत ज्यादा बार आता है। सन भी पूछ लेते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। ये दुखी करने वाले हैं इसलिए बता रही हूँ। 10 से 10, 10 से दादर नागर हवेली। 12 बजते ही नाचना गाना कहाँ शुरू? गोवा। गोवा के पास क्या पड़ता है? और 13 अनलकी है बेचारा, वो उसमें पैराग्लाइडिंग में चला तो गया, उसको फिर बाद में लगा भैया मुझे कोई लैंड करा दे। तो 13 आते ही नागालैंड। और 14 में देखो, प जैसे तो बनाइए, ऐसे तुम लिख दो पुदुचेरी। तो 14वां संशोधन किससे संबंधित है? फिर भूलोगे नहीं। 10 में क्या हुआ? दादर। 12 बजते ही गोवा, दमन दीव। 13 में क्या बोला? नागालैंड। और 14 की बनावट ही पुदुचेरी। यही दुखी करने क्योंकि हमने बाहर से लिए, बाकी तो अपने अपनों की दिक्कत है ही नहीं। क्लियर हो गए सबको ये? अच्छा, अब बताओ पहला किससे था? कौन सी अनुसूची आई? 9वीं। कौन से ईयर की घटना है? 1951। इसके बाद 7वां किससे था? राज्य। 2 बताओ राज्य के, 7वां और 18वां। उसके बाद 9वां और 100वां किससे हैं? ये पड़ोसी बांग्लादेश। पहले ये पाकिस्तान था, फिर ये बांग्लादेश बना। इसके बाद हमने पढ़ा 10, 12, 13, 14। बताओ 10 किससे है? दादर नागर हवेली। 12 बजे गोवा और दमन दीव। 13 नागालैंड। और 14 में बनावट है पुदुचेरी की। क्लियर सबको ये? ठीक है। 14 के बाद क्या इंपॉर्टेंट था? 22। 22 में क्या था? इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, मेघालय और ये सब भी हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट फिर भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट था 26वां। 26 में क्या था? किसके पैसे खत्म? भैया आगे से नहीं मिलेंगे तुम्हें। किसको कह दिया ये? रजवाड़े, रियासतें, देशी रियासतों को ना। 26। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट था? 35, 36, 42, 44, 52, 61। इतने हमने पढ़ लिए। कौन सा? अच्छा वो भी, हाँ हाँ ठीक है। 56वां गोवा वाला 1987। तो गोवा के 2 हो गए, एक तो 12वां और एक गोवा का 56वां। ये किस सन में रहा होगा? 61 में। और ये रहा होगा 1987 में। ठीक है, चलो किताब उठाओ, आगे बढ़ते हैं। आज अमेंडमेंट आते हैं एग्जाम्स में और लोगों को ये याद नहीं होते, इसलिए इनकी ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं जो टफ हो। किस पेज पर पहुंचे थे? 133 पर। ठीक है, पेज 133 पर हम आ गए और हमने पढ़ लिया था 69th पढ़ना था। कितने पढ़ लिए थे? 60। अच्छा, 61वां पूरा। 62वां 65वां छोड़ सकते हो या 65वां कर लो, अब इस बार ही आया हुआ था। 65वां टिक करना। 65th अमेंडमेंट 1990। अनुच्छेद 338 ये SC ST के लिए आयोग की बात करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 में संशोधन था तो पहले से थोड़ा चेंज कर दिया। आगे पढ़ो। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक, अंडरलाइन करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान। तो क्या अब तुम्हारे देश में SC ST के लिए नेशनल कमीशन है कोई? और क्या नेशनल लेवल पे कमीशन है जो SC के लिए भी काम करता है, और एक अलग कमीशन है जो ST। पहले एक बनाया, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया। किस सन में बने ये? 1993 में जाके। 90 में तो अमेंडमेंट किया था। अगला बहुत बहुत काम का है, 2 अमेंडमेंट। पहले इनको समझो फिर पढ़ेंगे। क्या नंबर है अगले वाले का? 69। बोर्ड पे देखो एक बार, 69 है क्या? हमने पौंडीचेरी पढ़ा। पौंडीचेरी किसमें था? बनावट 14th ना। ऐसे ही आप जानते हैं 2 UT में CM बनता है, दिल्ली और पुदुचेरी। पुदुचेरी का कौन सा अमेंडमेंट पढ़ के आए तुम? अमेंडमेंट 14। दिल्ली से जुड़ा है 69। दिल्ली को पता है क्या कहा? दिल्ली एक छोटा सा शहर था और दिल्ली बहुत घना बसा हुआ, बहुत तंग सड़कें, गलियां, पानी भर जाता, मच्छर पैदा होता, बुरा हाल था। अंग्रेजों के दिमाग में आया कि क्यों ना दिल्ली को उभारा जाए, बेहतर बनाया जाए। और आप सब जानते हैं 1911 में दिल्ली में बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा। अंग्रेजों ने बुलाया महारानी को, वहां से महारानी और किंग ऑफ वेल्स आए थे।
तो ये जब भारत आए तो इन्होंने देखा भारत में ये हिस्सा, ये उतरे मुंबई, पानी के जहाज में बैठ के आया करते थे उस टाइम पर, तो मुंबई उतर के फिर ये पूरा रास्ता तय करते हुए जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली का जो मेन हिस्सा था वो तो कंजस्टेड था, बहुत तंग गलियों वाला, बाहर की तरफ दिल्ली पूरी खुली पड़ी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल। तो ये पूरी दिल्ली सजाई गई और कहते हैं कि दिल्ली को लिखित मिलती है बातें कि दिल्ली दुल्हन की तरह तैयार कर दी गई, इतनी खूबसूरत, हाथी सजे हुए खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं और लग रहा है कोई पता नहीं कितना बड़ा कोई बादशाह यहाँ आ रहा है। महारानी जो थी और जो वेल्स के राजा थे जब ये आए तो इन्होंने इसको देख के कहा कि बहुत सुंदर है दिल्ली और तुम क्यों कलकत्ता पड़े हुए हो, उठा के राजधानी को यहाँ ले आओ। और 1911 के इस दिल्ली दरबार में दिसंबर में घोषणा की गई कि अब के बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से चेंज करके क्या बना रहे हैं हम, दिल्ली। और इस तरह अप्रैल 1912 में आपकी राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। लेकिन दिल्ली तो बड़ा कंजस्टेड था, तो अंग्रेजों ने बाहर से एक आर्किटेक्ट को बुलाया, उसने पूरा शहर दोबारा से डिजाइन किया, जो जहां बसा हुआ है बसा रहे, नया शहर बनाया गया और उसको नाम दिया गया न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। तो आपकी राजधानी दिल्ली नहीं है, आपकी राजधानी है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इस नई दिल्ली को बसाने के लिए बाहर से जो आदमी आया उसका नाम था एडविन लुटियंस, इसीलिए दिल्ली को कहा जाता है लुटियंस की दिल्ली। और इसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। ये दो आदमी हैं, इन दोनों ने दिल्ली को बसाया और इतना खूबसूरत जो शहर है जिसको देखने दुनिया भी आती है कि दिल्ली इनकी राजधानी है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, एक तो तुम्हारा पहाड़ी पे बनाया हुआ बहुत सुंदर सा राष्ट्रपति भवन, एक पहाड़ी है रायसीना पहाड़ी, इस पे पूरा डिजाइन करके और कई 100 कमरे जहां हैं, हजारों आदमी जहां काम करते हैं, ये डिजाइन किया गया। हमारे देश की पहली ISO सर्टिफाइड रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति भवन। आप में हम आम आदमी यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हर साल फरवरी से मार्च के बीच में एक महीना इसके बैकयार्ड को खोला जाता है, इसके पीछे वाले हिस्से को, जहां से आम आदमी एंट्री कर सकता है। और उसमें आप अंदर नहीं जाते, बाहर एक गार्डन मेंटेन कर रखा है जिसे कहते हैं मुगल गार्डन, ये आम आदमी घूम के देख सकता है। और इतनी वेराइटी है यहाँ पर फ्लावर्स की, मैंने कई बार देखा, बहुत सुंदर। अगर आप जाते हैं ना तो आपको लगता है कि फूलों की नगरी में आप घूम रहे हैं, बहुत भारी भारी बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स, तरह तरह के पेड़ पौधे। तो ये पूरा गार्डन एक महीने के लिए खोला जाता है, मिड फरवरी से मिड मार्च के बीच में। इसका नाम है मुगल गार्डन, क्योंकि मुगलों के स्टाइल पे इसको मेंटेन किया गया। ये राष्ट्रपति भवन, इसके ठीक सामने, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये राष्ट्रपति भवन यहाँ बना हुआ है, इसके ठीक सामने की सड़क है जिसको कहते हैं राजपथ, कि भाई राजाओं का पथ। और यहाँ पे आपका इंडिया गेट है, इंडिया गेट, जिसका अब नाम बदल के वापस वही कर दिया जो पहले था। पहले इसका नाम क्या था, द वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट का पुराना नाम था ये, द वॉर मेमोरियल। कारण जितने लोग शहीद हो गए थे आज़ादी से पहले अंग्रेजों की फौज में लड़ते लड़ते भी या उसके बाद भी, उन सब में से बहुत लोग, कुछ कहते हैं 70,000, कुछ कहते हैं 90,000 के नाम इसकी ईंटों पे, अगर तुम कभी गए हो तो तुमने देखा होगा, हर एक ईंट पर, हर एक टाइल पर एक नाम लिखा हुआ है, तो वो सब शहीदों के नाम हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये वॉर मेमोरियल है, ये वॉर की मेमोरी हमारे दिमाग में याद दिलाता है। 1971 का जब भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें कि आप जीते और इंदिरा गांधी आपके देश की प्रधानमंत्री थी और पड़ोसी देश के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को आपके देश आना पड़ा शिमला समझौता करने, उससे इसमें जितने लोग शहीद हुए ना, इनकी याद में 1972 से यहाँ अमर जवान ज्योति ये जला दी गई। आपने मूवीज में और इन सब में खूब देखा होगा, हर टाइम 24 घंटे जलती है जो ज्योति, उसको क्या नाम दिया गया, हाँ। और ये अमर जवान ज्योति 24 घंटे तब से लगातार 1972 से जलती जा रही है। और कभी अगर आप घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों जो अपने हैं ना सेनाएं, इनका एक एक आदमी इसके हमेशा पास खड़ा रहता है, इसकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया। तो ये द वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट एक ही चीज़ है। ये अंग्रेजों ने तब बनाया जब उन्होंने ये पूरी दिल्ली बनाई थी, बाद में जाके हमने इसमें अमर जवान ज्योति का वो कॉन्सेप्ट ऐड किया। कौन से युद्ध के बाद, 1971 के बाद। इसके थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर चलने पर आपको अपना लोकतंत्र का हृदय स्थल दिखाई देगा, जिसमें ढेरों पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ हमारा संसद भवन, जो कि आपके लोकतंत्र की पहचान है। और आप और मैं अपने 5 साल में जिसको पसंद करें, भाई ये हमारे ऊपर राज करेगा, ये हमारा देश संभालेगा, उसको यहाँ तक पहुंचाते हैं। लोकतंत्र के हृदय स्थल के रूप में इसका नाम लिया जाता है संसद भवन का। पेपर में आ जाएगा, लोकतंत्र का हृदय स्थल किसे कहते हैं, संसद भवन को, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब आप और मैं, हमारा तंत्र। और हमारी कौन सी पावर कीमती है, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट फंडामेंटल राइट है, सबको मिलता है या नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। ये कैदियों को, बहुत सारी कंडीशंस वाले लोगों से छीन लिया जाता है। अगर ये आपका फंडामेंटल राइट होता, मौलिक अधिकार, तो ये सबको मिलता। जिंदा रहने का अधिकार विशेष अधिकार है या मौलिक अधिकार है, मौलिक है, सबको मिला है, पूरे देश में सब जिंदा है। ये जितने लोग नशा करके पड़े रहते हैं, कई बार तो ऐसा नहीं लगता इनका फायदा क्या है। दिल्ली अगर तुम जाओ तो ये पुल के आसपास इतने लोग नशा करके पड़े होते हैं जिनको दुनिया की, अपने शरीर की कुछ अकल ही नहीं है। वो बहुत बहुत ये मान लो एक बोझ है देश पे। अगर देखा जाए, हिटलर टाइप के लोग होते। हिटलर के बारे में जानते हो, हिटलर एक ऐसा आदमी था जिसने 60 लाख आदमी सिर्फ इसलिए मरवा दिए क्योंकि वो किस कम्युनिटी के थे,
वो ज्यूस थे, यहूदी थे, इसको इतनी चिढ़ थी, वो ठीक ठाक अच्छे खासे आदमी थे, मेरे तुम्हारे जैसे 60 लाख आदमी मरवा दिए। इसने 2 लाख आदमी सिर्फ इसलिए मरवा दिए क्योंकि वो जिप्सीज थे, ये भी एक प्रजाति है। इसने 10 लाख लोग इसलिए मरवा दिए क्योंकि वो पोलैंड के थे, पोलिश थे। तो आप देखो ये आदमी सिर्फ इसलिए मरवा देता था क्योंकि दूसरे धर्म के, मारो इनको। और इसने अपने भी आदमी मरवा दिए, 70,000 जर्मन मरवा दिए, कारण ये लोग डिसेबल्ड थे। और इसका कहना था ये डिसेबल्ड क्या करेंगे, गलत सोचती बिल्कुल, लेकिन इसका कहना था इनको मार दो। हमारे देश में डिसेबल्ड होने में कोई दिक्कत नहीं, डिसेबल्ड वाले तो देखो कितने मेडल लाए हैं, पैरालंपिक में डिसेबल्ड लोग ही मेडल लाए हैं, वो बोझ नहीं है। लेकिन जो ये नशा करते हैं या गलत हरकतों में लिप्त होते हैं, इनको तो मार दिया जाना चाहिए, पर नहीं मार सकते क्योंकि आपके देश के उस किताब ने कहा है, आर्टिकल 21, हर आदमी के जीवन का संरक्षण है, हर आदमी आपके देश में सेफ है, कोई उसको मार नहीं सकता। तो जो ये हिटलर ने इतने मारे, उसका कोई संविधान थोड़ी था, वो तो डिक्टेटर था, जैसा मन करता वैसा करता था। आपके देश में हर आदमी का जीवन सेफ है और वो कुछ भी नहीं करता देश के लिए, बोझ है, बहुत ही बेकार है, कोई असेट नहीं है, पर उसको मारा नहीं जा सकता क्योंकि जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्या वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार है? नहीं है, ये विशेष रूप का अधिकार है। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो 69 था, लास्ट इसको जोड़ दूं मैं, इन सब बातों का फायदा क्या पढ़ने का। दिल्ली बहुत छोटी सी कंजस्टेड थी, ये कहा गया दिल्ली में जितनी सड़कें बन सकती थी, जितने लोग रह सकते थे, रह लिए। अब आगे दिल्ली में लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्या करें? तो एक कॉन्सेप्ट दिया कि दिल्ली से लगते एरिया का डेवलपमेंट कर दो। अब दिल्ली को घेर रखा है सबसे ज्यादा किस स्टेट ने? हरियाणा। थोड़ा सा बॉर्डर दिल्ली का यूपी से टच है और बहुत थोड़ा सा राजस्थान। तो ये कहा इनका डेवलपमेंट कर दो, दिल्ली से लगते एरिया का। और एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी भी लिखा होता है। नेशनल कैपिटल ये रीजन, ये टेरिटरी, मतलब एक ही है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका इंक्लूड किया गया? हरियाणा। कारण हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से बढ़िया तरीके से घेरा हुआ है, गुड़गांव टच करता है, फरीदाबाद टच करता है, झज्जर टच करता है, सोनीपत। इसीलिए हरियाणा का 57% हिस्सा किसमें इंक्लूडेड है? एनसीआर में। यूपी के भी 8 जिले इंक्लूड कर दिए और राजस्थान के 2 जिले। तो आप ये देखो धीरे धीरे इनका विकास किया गया और इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था ये? 69। तो 2 अमेंडमेंट दिल्ली के हैं, एक 69 जिसमें इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एनसीआर, और एक है 70 जिसमें कहा दिल्ली में अब के बाद सीएम बनेगा, एमएलए बनेंगे, दिल्ली में विधान सभा बनेगी। तो दिल्ली की विधानसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल, कौन सा अमेंडमेंट है? 70वां। तो 2 तुम्हारी राजधानी के हैं, कौन कौन से? 69 और 70। 2 तुम्हारे पूरे देश के राज्यों के थे, कौन कौन से? वो 9वां और 100वां, 7वां और 18वां। ये किसका था? बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान। 7वां और 18वां अपनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ऐसे 69 और 70 किसके हैं? दिल्ली के। ये याद रखने पड़ेंगे, टिक कर लो। 69 लिख लो यहाँ, इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए आर्टिकल, अंडरलाइन करो, 239 AA, क लिखा है AA इंग्लिश में, और 239 AB जोड़े गए, जिनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीटी इंग्लिश में लिख लो वहीं पर, एनसीटी, यही एनसीआर है। और उसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, ये टिक करना। दिल्ली में कितनी विधानसभा, कितनी सीटें हैं? 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। यानी यहाँ मंत्रिपरिषद में कितने आदमी होंगे? 7। परिषद का मतलब बताओ? सीएम, कैबिनेट, स्टेट, डेप्यूटी। 70 में से कितने बनेंगे? 7। यानी सीएम प्लस 6 बनेंगे टोटल। ये दिल्ली में लिखा हुआ है। किस अमेंडमेंट से किया ये? 69 से। हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया, यूपी के लिए कुछ नहीं किया अमेंडमेंट, अपनी मर्जी से बना लो। लेकिन दिल्ली राजधानी है, पहले कौन सा अमेंडमेंट किया? 69, और कहा तुम्हारा नाम अब के बाद क्या है? एनसीआर। फिर कहा कि तुम्हारे यहाँ कितने विधानसभा के मेंबर? 70, जिनमें से कितनी मंत्रिपरिषद बनाओगे? 7। ये इंपॉर्टेंट है। 69 अमेंडमेंट, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का। इसमें लिख लो सीएम प्लस 6 मंत्री। उस 6 में 2 अपने चाहे कैबिनेट बना लो, 2 राज्य बना लो, 2 उप बना लो, चाहे 4 कैबिनेट बना लो और 1 वो, तुम्हारी मर्जी। तो बहुत कम है इनके। नेक्स्ट करना 70वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी, बताओ पुदुचेरी का कौन सा अमेंडमेंट था? नाम जैसा था ना इसका, 14th नंबर वाला। किसके लिए था? पौंडीचेरी के लिए। टिक कर लो, दिल्ली और पुदुचेरी। पुदुचेरी के पास लिखो 14वां संविधान संशोधन, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। 14th अमेंडमेंट पुदुचेरी के ऊपर। बताओ 10वां किसका था? दादर नागर हवेली। 12 बजे गोवा और पास में दमन दीव, और 13 अनलकी से नंबर वो नागालैंड। 14 किसका था? पुदुचेरी का। यहाँ लिख लो 14th। आगे टिक करना, विधानसभा सदस्यों को, एमएलए लिखो यहाँ, विधानसभा सदस्य एमएलए को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 73वें पे आ जाओ। कल बताया था 73वां, ठीक है। 73 74 हो गए थे ना, टिक मार्क भी करा दिए थे ना बीच में ये, क्योंकि ये अमेंडमेंट से अनुसूचियां आई थी। कितनी अनुसूचियां बाद में आई हैं? कौन कौन सी? कौन सा ईयर था ये? 92 93 तक गए थे ये। इससे क्या हुआ था? भूमि अधिग्रहण। इससे
दल बदल, अगले वाली पंचायती, और उससे अगली, इससे अगली क्या थी, शहरी। ये हमने सब पढ़ लिया था कल। चलो इसके बाद 77 81 उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहे हैं। अगले पेज पे आओ, 84वां। तुम्हारे देश में जनगणना कितने साल में एक बार होती है? अच्छा, पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना 1900 में हुई थी या 1800? पहली जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी 1872। लेकिन फिर नियमित जनगणना कब हुई? तब से क्या नियम बनाया, कितने साल में जनगणना करेंगे? हर 10 साल। और अब तक कैरी ऑन किया इस साल को छोड़कर, क्योंकि इस साल क्या फैल गया, पेंडेमिक। तो किसके घर जा के नंबर लिख के लाते, इसलिए की ही नहीं जनगणना पहली बार। 1881 से 1981 100 साल, फिर उसके 40 साल बाद तक हमने इस नियम को एज इट इज चला के रखा। और ये बहुत अच्छी बात थी, इससे आपको अपनी पॉलिसी बनाने में बड़ा फायदा मिलता था। भाई कौन सा क्राउड ज्यादा, किसकी क्या जरूरत। आपने आजादी से पहले, अंग्रेजों ने किया सारा काम। 1951 में आपने आजादी के बाद पहली जनगणना, आजादी के बाद फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेंसस, इसको बोलते हैं सेंसस, जनगणना। और 2011 में अंतिम जनगणना हुई। उस अंतिम से पहले, क्योंकि 2021 की तो हुई नहीं, इस बीच में क्या था तरीका, आजादी के बाद हर 10 साल में लोगों को गिनते कितने बढ़ गए, और जितनी जिसकी जनसंख्या बढ़ जाती है ना जिस एरिया की, क्योंकि स्टेट वाइज होती है, उसकी उतनी ज्यादा वो कहता हमारी सीट्स बढ़ा दो, एमपी की भी और एमएलए की भी। यानी एमपी एमएलए की सीट किसके ऊपर निर्भर करती थी, जनसंख्या। तो लोगों को लगा जितनी बड़ी आबादी होगी हमारे राज्य की, उतना हमारा एक पकड़ मजबूत होगी देश में। अब आबादी में नंबर 1 कौन था, यूपी। ज्यादा आबादी तो या तो यूपी की है या बिहार की या बंगाल की है ना, महाराष्ट्र की। इनकी आबादी, क्योंकि देखो इनकी एमपी सीट आज भी आप जानते हैं 40-16, 42-16, 80 31, यानी सीट्स किसके ऊपर डिपेंड करती थी, जनसंख्या। ये बात अच्छी थी, ठीक है, चल रहा था। लेकिन 1971 आया और इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है ना, तो सबसे पहली जो चीज करनी है वो आबादी को एक लिमिट तक, जैसे अनलिमिटेड आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज खत्म होने ही होने, कहां से नौकरियां दोगे, कहां से यूनिवर्सिटी बनाओगे, कहां इलाज कराओगे। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि भाई अब सब लोग कोशिश करो कि हर स्टेट की जनसंख्या ऐसे अनलिमिटेड क्रॉस ना कर जाए कि भाई सुविधाएं खत्म कर दो तुम। सीट बाद की बात है, पहले देश की हालत भी देखनी चाहिए। जनसंख्या घटाने, भाई ये तो नहीं कि पैदा हुए लोगों को मार सकते हैं, लेकिन आगे जाके एक सोच, एक अप्रोच ऐसी बना दो कि बहुत ज्यादा जनसंख्या ना बढ़े। ये इंदिरा ने कोशिश की और इनकी कोशिश का फर्क दिखा साउथ इंडिया पर। साउथ इंडिया में लोग, क्योंकि आप जानते हैं पढ़े लिखे ज्यादा हैं, पता है ना, लिटरेसी में आ गए हैं वो लोग। साउथ इंडिया के लोगों ने इस बात को माना और उनकी आबादी में अगले 10 सालों में काफी कमी नोटिस की गई। 1981 आते आते 1971 की बात का असर दिखा और साउथ की आबादी बहुत कम बढ़ी। लेकिन इस आबादी कम बढ़ने का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी आबादी कम उसकी सीटें कम, ये भी तो नुकसान है ना। तो अब साउथ इंडियंस ने इंदिरा गांधी को कहा कि आपके कहने पे हमने ये बात तो मान ली कि देश में रिसोर्सेज कम है, आबादी कम हो, लेकिन ऐसे तो हमारे रिसोर्स के रूप में अगर हम देखेंगे तो हमारी सीटें घट गई। इंदिरा ने कहा आप चिंता ना करें, हम कुछ चीजों को स्टेबल कर देंगे। तो उन्होंने कहा अब के बाद देश में आबादी कितनी ही बढ़ जाए, आपकी सीट 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो चाहे आपकी आबादी 2 करोड़ है आपके राज्य की या 10 करोड़ है, सीट उतनी ही मिलनी है जितनी किस सन में थी तुम्हारे पास। सही किया ना, बिल्कुल। और अब आपको ये भी पता है कि सीटें कब तक चेंज नहीं होनी, 2026 तक। ये लिखित में है 84वां संविधान संशोधन। तो अब ये कहा गया कि ठीक है, ये तो मान लेंगे सीटें 71 की हैं, लेकिन हर साल 2 साल बाद आप सब जानते हैं किसी भी स्टेट में जो जिले होते हैं इनकी संख्या घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। घटने के चांसेस कम होते हैं, बढ़ने के चांसेस ज्यादा। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे हरियाणा की बात कर लूं या किसी राजस्थान के, यूपी, किसी की भी सोच लो, पहले जितने जिले थे आज की डेट में उससे ज्यादा ही जिले बने होंगे ना, जिले इकट्ठे कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। तो इस हिसाब से कहा गया अब सीट तो उतनी रखनी है, ऑर्डर है 2026 तक का, लेकिन पहले कोई गांव किसी सीट पर आता था, अब जब गिनती की गई लोगों की और इस तरह से, तो वो गांव दूसरे में आ गया। ऐसा किसने किया? आपके देश में एक आयोग बैठता है शुरू से, जिसे कहते हैं परिसीमन आयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। अब ये क्या करता है? सीमा निर्धारित करता है, भाई कौन से जिले में कितने गांव कितनी सीटों पर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यूं डिवाइड कर ले, मान लो इसकी ये बड़ा था, यहाँ 5 सीट थी, यहाँ 4 सीट थी, यहाँ 1 सीट थी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, ऐसे डिवाइड थी। अब ये 5 सीटों वाले कुछ हिस्से, कुछ ऐसा हुआ नया जिला बना, सीट उतनी रहेंगी। पहले सोचो ये पूरा 5 था, अब इसका डिवीजन हुआ, एक नया जिला बन गया, तो अब कुछ गाँव नए जिले में आ गए और कुछ गाँव रह गए पुराने में। सीट भी बटेंगी क्योंकि सीट बढ़ानी तो है नहीं। अब 5 यहाँ रह गई, 5 में से 3 यहाँ रह गई, 2 यहाँ चली गई। तो ये परिसीमन आयोग ये काम करता है कि कौन सा जिला, कौन सा गांव किस राज्य में कितनी सीमा में आएगा। ये हर 10 साल में एक बार काम करने के लिए बनाया गया था। ये सबसे पहले बनाया था 1952 में, क्योंकि आजादी के बाद अपनी गिनती पहली बार कब गिनी थी? 1951 में। तो ये 52 में बनाया और लास्ट बनाया 2002 में। जब तुम लोग पैदा हुए होगे उसके हेरफेर में लास्ट बना था, तब से अब तक नहीं बना। इस 52 और 2002 में दोनों में 2 आया है,
बीच में 2 बार और बना 1963 और 1973 में। ये तो इंदिरा गांधी का काल था और इस टाइम के बाद आज तक तुम्हारे यहाँ डीलिमिटेशन या परिसीमन आयोग नया नहीं बनाया गया। तो कुल कितने परिसीमन आयोग बने? इस परिसीमन ने क्या कहा? इसने कहा कि ठीक है, हम जो सीटें कर रहे हैं ना ठीक ठाक भाई इसमें उसमें, ये 2001 के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ये आया कब था? 2002 में। तो इसके सामने कौन सी जनसंख्या थी? 2001 की। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। वो कहेंगे आपके देश में राज्य, जिले, गांव, कस्बे जितने हैं, मंडल, उपमंडल, इन सब का बंटवारा कौन से परिसीमन आयोग की सिफारिश पर किया गया है? तो आप कहेंगे 2002 के जस्टिस से। इन सबके मुखिया हमेशा जस्टिस होते हैं। इसके मुखिया का नाम था जस्टिस कुलदीप सिंह। रिटायर्ड जजेस होते हैं ये। जस्टिस कुलदीप सिंह ये लास्ट थे जो अब तक आए हैं। तो जस्टिस कुलदीप सिंह के अंडर लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन बना, चौथा परिसीमन आयोग। लगभग 20 साल होने को आ गए इसको भी, और इसके बाद आज तक नहीं बना। यानी 2011 की जनगणना के आधार पे परिसीमन आयोग नहीं बना। ये पुराने परिसीमन आयोग की ही सीटें चलती जा रही हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर वो पूछेंगे एमपी एमएलए की सीटें बताओ किस सन के आधार पर हैं? 1971। लेकिन वो कहेंगे राज्य में, जिलों में, गांवों में बंटवारा किस हिसाब से कर रखा है? तो तुम कहोगे 2001। इसमें सीटें नहीं बढ़ाई, सिर्फ गांव कम और ज्यादा कर दिए थे। क्लियर सबको ये? अब जैसा पेपर में आए वैसा टिक करके आना। चलो पॉइंट देखो, 84th अमेंडमेंट। इसमें तीसरी लाइन टिक करना। परिसीमन की अनुमति दी गई लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान। यहां ऊपर लिख लो, इसके ऊपर पेज के ऊपर जगह खाली लिखो परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग बाउंड्री या लिमिट फिक्स करता है। लिख लो ऊपर परिसीमन आयोग या डीलिमिटेशन देखो इंग्लिश में लिखा भी है। परिसीमन आयोग बाउंड्रीज या लिमिट्स फिक्स करता है। बाउंड्रीज या लिमिट्स कि भाई किसकी कितनी बाउंड्री, किस सीट पे कितने गांव आएंगे, फिक्स करता है। लिख लो, अभी तक भारत में 4 परिसीमन आयोग आए। अभी तक भारत में 4 परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन 4 आए। क्या ट्रिक है? ऊपर और नीचे वाले में क्या दिखेगा? पीछे 2 और बीच में 3-3। लिखो फर्स्ट 1952 एन चंद्रशेखर अय्यर जज थे ये। फर्स्ट डीलिमिटिंग कमीशन आया, डीलिमिटेशन कमीशन 1952। यहां लिख लो पहला 1952 और इस आदमी का नाम है एन चंद्रशेखर अय्यर। एन चंद्रशेखर अय्यर, चंद्रशेखर अय्यर। सेकेंड 1963, जस्टिस की जरूरत नहीं है, कोई सारे नाम नहीं लिखने होते। 73 नहीं चाहिए। 2002 का लिखना। क्या नाम था इनका? जस्टिस कुलदीप सिंह, क्योंकि लास्ट है। फर्स्ट और लास्ट पूछते हैं हमेशा। जस्टिस कुलदीप सिंह। 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह। एन चंद्रशेखर अय्यर फर्स्ट के 1952 और 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह। 4 परिसीमन आयोग, ऊपर नीचे 2-2 वाले, बीच में 3-3 वाले। पहले तो हर 10 साल में आता था। 52 है, फिर 63 है, फिर 73, लेकिन 71 के बाद क्या कह दिया? सीटें ना बढ़ानी ना घटानी। फिर कब तक चेंज नहीं किया? 2002 तक। 26 तक सीट नहीं बदलेंगी। परिसीमन आयोग भी तो रोक दिया। फिर लास्ट कब आया? 2002 में। इसने जनगणना कौन सी को ध्यान में रखा? 2001 को। सीट नहीं बढ़ाई, गांव बदल दिए बस, या कस्बे बदल दिए। चलो 86वां। कल मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य निभाने का। किसने कहा था हमें कर्तव्य भी निभाया करो? इंदिरा गांधी। क्या नाम था उस आदमी का? सरदार स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना। कितने इसने कहा था कर्तव्य है? 10। कल मैंने एक कर्तव्य किसका बताया था? जिसके बच्चों की उम्र 6 से 14 साल। ये अमेंडमेंट था 42वां। ये कौन सा था? 86वां। ये टिक कर लो। 86 अमेंडमेंट 2002। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, बहुत काम का। अनुच्छेद 21 क डबल टिक कर लो। यहां लिख लो RTE, राइट टू एजुकेशन। 21 क के पास RTE। एक RTI है, वो कब लागू हुआ था? 2005 में। और RTE कब लागू हुआ? 2010 में। ये टिक कर लो। 21 क संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 45 और 51 क में भी संशोधन किया गया। 51 क के तहत संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हो सकता है तुम्हें समझ में भी ना आया हो क्या है ये। बोर्ड पे देखो, 1 मिनट में समझ में आएगा। आपने इंदिरा गांधी के अमेंडमेंट पढ़ा था, कौन से वाला इंपॉर्टेंट है? 42वां। जितने कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये क्या थे हमारे? मौलिक कर्तव्य, निभाने ही निभाने हैं। इस कर्तव्य में ऐड किया गया +1, अमेंडमेंट किया गया 86वां। सन था 2002। ये पेरेंट्स का कर्तव्य था। किन पेरेंट्स का? जिनके बच्चों की उम्र
6 से 14। भाई अपने बच्चे को अच्छा एक माहौल दो, एक वातावरण दो कि वो पढ़ सके और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। अब ध्यान से सुनो और समझ लेना, ये 45-51 कहाँ से आ गए, ये ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता, समझ के पढ़ने से काम बनेगा। तो 86वां से एक आया 2002 में, फिर 2002 की नीड फील हुई कि यार तुमने पेरेंट्स को तो कह दिया, लेकिन कर्तव्य के खिलाफ तो कोई सुनवाई नहीं है। अब तुम अपने माँ बाप की इज्जत ना करो तो कोई सुनवाई थोड़ी है माँ बाप की, वो तो भाई मन से होती है। ये कहा ये तो ना माने पेरेंट्स तो क्या करें, कहा इसको अधिकार बना दो। अधिकार किसका? बच्चों का। इसीलिए कुछ सालों बाद ये मान के चलो 2009 में अधिनियम आया कि भाई एक एक्ट बना दिया, कानून बना दिया कि हर बच्चे को अधिकार है, मौलिक अधिकार, कि वो पढ़ सकता है, उसकी उम्र 6 से 14 साल की हो। फिर इसको लागू करने में नया साल आ गया, 1 अप्रैल 2010, बहुत काम का इंपॉर्टेंट डे। इस दिन आपके संविधान में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार बच्चों को मिल गया। और पहले सुन लो फिर लिख लेना, मैं अपने आप लिखवा दूंगी। आरटीई मिलने के साथ एक बहुत बड़ा चेंज ये हुआ कि जो आपका 86वां अमेंडमेंट था ना, जिसमें कि ये एक ड्यूटी थी, वातावरण देना एक ड्यूटी थी, अब इससे 1 अप्रैल 2010 से बच्चे का क्या बन गया? ये हक। और हक कोई ना दे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर वो आपका फंडामेंटल राइट है। यानी 1 अप्रैल 2010 के बाद बच्चे सीधे किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? पेरेंट्स ना पढ़ाएं, पहले पेरेंट्स से भी पढ़ा दो, अच्छा माहौल। 8 साल बाद बच्चे को कह दिया तुम्हारा हक है, पेरेंट्स तुम्हारी ना सुने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी सुनेगा। ये आरटीई है। अब इसको ये 45 से क्यों जोड़ रहे हैं, 51 का से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस साल, बल्कि पिछले साल से, जब ये पेंडेमिक था, आपके देश में नई शिक्षा नीति आ गई, पता है सबको ये? तो ये 6 से 14 वाले कॉन्सेप्ट को अब 3 से और कह रहे हैं 18 या 17 तक कर देंगे। हम मान लें चलो इसको छोड़ दें, हम 14 भी रख लें, अभी 3 को ऐड जरूर करेंगे और उसके लिए सरकार ने अपनी कोशिश स्टार्ट कर दी। अगर 3 से 14 की मैं बात करूं तो एक बच्चा पहली क्लास में 5 साल प्लस में जाता है, तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, 6 साल तक का बच्चा पहली में पहुंचता है। वो कह रहे हैं हम 3 साल की बच्चे को ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये देंगे। यानी बचपन, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल का बच्चा, इसको हम केयर भी देंगे और एजुकेशन भी देंगे। ये ऐसा नहीं आज से आया, ये बहुत पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, हर स्टेट में क्या होनी चाहिए? आंगनबाड़ी। वहां बच्चे जाएं, बैठे, मौज मस्ती करें, अपनी दादी के साथ चले गए, अपनी माँ के साथ, अपनी नानी के साथ, और वहां क्या था? बस वहां बैठना है, 2-4 पोयम सीखनी है और वापस आएंगे तो उनको चने या ब्रेड या इस तरह की चीजें मिलती थी ना, ये आंगनबाड़ी थी। ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 45 में पहले से था और उस टाइम ये राज्य की जिम्मेवारी थी, भाई हर राज्य को अपने यहाँ क्या बनवानी थी? आंगनबाड़ी। ये आर्टिकल 45 में लिखा था। अब ये 45 कहाँ लिखा है? 45 एक भाग में है जिसमें 36 से 51 तक के सारे आर्टिकल हैं। ये है आपका भाग 4, भाग 4। फिर ये कहा गया कि आरटी इसको कहाँ लिखें? तो आरटी लिख दो पिछले भाग में, भाग 3 में, भाग 3 में। तो कहाँ लिखें? तो 20 था, 21 था, 22 था, इनके बीच में 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। नहीं दिया तो कहाँ चले जाएंगे? फिर कहा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी कहीं लिख तो दो, जहां जिम्मेदारी लिख रखी है। तो जिम्मेदारी कहां लिख रखी है? जिम्मेदारी के लिए इसमें ऐड किया गया, भाग 4 था ना, 4 में तो लिखा था 45, जिसमें आदमी की नहीं राज्य की जिम्मेदारी थी आंगनबाड़ी खोलना। अब इसी में ऐड किया गया भाग 4A, और जहां ये एंड होता था 51 पे ना, 51A लिख दिया। और 51A में क्या जोड़ दिए गए थे बहुत पहले? मौलिक कर्तव्य। उसमें ही अब 11वें नंबर का कर्तव्य क्या बना दिया कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल दें। ये सब एक जैसे हैं और खिचड़ी है, अगर ये नहीं समझ में आएगी तो तुम्हें पेपर में कुछ नहीं आएगा। एक सिक्के के बहुत सारे पहलू हैं ये, कहीं राज्य की जिम्मेदारी बना दी, कहीं माँ बाप की जिम्मेदारी बना दी, और कहीं बच्चे का हक बना दिया। एक जैसे लेकिन सबके अलग आर्टिकल। अगर देखें तो 86वां अमेंडमेंट भी इसी से जुड़ा है, 42वां भी, 51A में भी यही है, 21A में भी यही है और 45 में भी। लेकिन हर एक की जिम्मेदारी, हर एक का एरिया अलग अलग है। अगर मैं बच्चे के नजरिए से देखूं तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? 21A, क्योंकि ये उसको क्या देता है? पढ़ने का अधिकार देता है। अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ना मिले तो कहां का रास्ता है? अगर मैं एक माँ बाप के नजरिए से देखूं तो कौन सा आर्टिकल है उनके लिए? माँ बाप के लिए क्या है? 51A, जिसमें क्या लिखे हैं? मौलिक कर्तव्य। और ये कितना कर्तव्य था? ये 10 तो पहले थे, ये 11वां है। कौन से सन में कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है? 2002 में, जब तुम पैदा हुए होगे ना, तुम्हारे बर्थ के आसपास 1-2 साल कम ज्यादा है ये, जब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनी। और जब तुम स्कूलों में थे तब ये आरटीई आया, और तुमसे पहले से ये राज्यों की जिम्मेदारी थी। तो अपने बर्थ से जोड़ लो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से राज्यों की जिम्मेदारी स्टार्टिंग से है आंगनबाड़ी खोलने की। फिर जब तुम जन्मे उसके इर्द गिर्द में ये मौलिक अधिकार बना, जब तुम पढ़ते थे, 2010 में तुम स्कूलों में थे, और जब तुम्हारा बर्थ हुआ था उस हेर फेर में ये मौलिक कर्तव्य बना था। क्लियर अब सबको ये? यानी बात एक, और देखो उससे जुड़ी कितनी चीजें हैं। 21A, अब तुम्हें बताना है क्या है ये। बताओ क्या है ये? सबसे ऊपर क्या लिखा है? 21A क्या है? आरटी। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। अगर कहें अधिनियम कब आया? इसके खिलाफ कहां सुनवाई है?
सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये राइट है, राइट टू एजुकेशन। अगला क्या लिखा है? 51 है। ये तो पहले से है ना या बाद में आया? 51 ए कब आया? बाद में। ए मतलब बाद में। इंदिरा गांधी 1976 कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां। कौन था वो? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ना, जिसके कहने पर कौन से कितनी ड्यूटी डाली गई थी? 10। इसमें पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई जाके आगे कब आएगी? 86वें में। ये कब हुआ? अमेंडमेंट का नंबर 86वां। जैसे ये 42 था, कितनी ड्यूटी आई? 1। यानी ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। उसमें ही तो ये ऐड हुआ है। वो तो 10 थे, देखो ये 10, इसमें पढ़ाई नहीं थी, इसमें ऐड किया हमने 86वां। 42वां अमेंडमेंट से क्या हुआ था? 42वें से क्या थोपे गए थे हमारे इनके ऊपर? कर्तव्य। कर्तव्य ही तो यहाँ लिखे हैं। ये सब एक जैसी चीजें हैं समझने की। कर्तव्य लिखे हैं 51 ए में, जो आया 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम में। उसी से जुड़ा 86वां किया, जिसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और 45 में किसकी जिम्मेदारी बताई गई थी? राज्य की। क्या खोल लो अपने यहाँ? आंगनवाड़ी। अब आपकी नई शिक्षा नीति में कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या तुम जानते हो स्कूल की शिक्षा कितने साल की हो जाएगी? ये हर पढ़े लिखे इंसान को पता होना चाहिए। 2025 में नई शिक्षा नीति लागू कर देंगे पूर्ण रूप से। ये तो स्कूल खुले नहीं वरना लागू हो जाती। इसमें कितने कितने साल की कौन कौन सी पढ़ाई कराएंगे? इसमें सबसे पहले 5 साल की पढ़ाई है, जिसमें 3 से 4 का बच्चा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। ये है नर्सरी की 3 क्लासेस। इनको बोलेंगे PP1, PP2, PP3, फर्स्ट एंड सेकंड। इनको सिर्फ और सिर्फ खिलाना है और इनको स्कूल आने में मजे आए। इनके लिए बेड भी लगेंगे अब स्कूलों में, तुम्हें पता हो तो। हर स्कूल में छोटे छोटे बेड। हाँ, ये नई शिक्षा नीति है। ये अपने स्कूल आएंगे और इनका जब मन करेगा ये सो सकते हैं। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको बैग ना लाना ना ले जाना। स्कूल में मिड डे मील मिलेगा। ये अपना नाचते हुए आएंगे, मजे करेंगे, पोयम सीखी, नींद आ रही है, सो जाओ। हर क्लास में बेडरूम होना है। इनके लिए बेडरूम टाइप एक छोटा सा बेड बनाना वो कंपलसरी होगा। इनके लिए खिलौने क्या आएंगे? सरकार देगी, क्ले देगी, मिट्टी के खिलौने, कुछ भी करेंगे। इनको पढ़ना लिखना नहीं, इनको कोई कायदे वायदे नहीं मिलेंगे। ये 3 साल तो बिल्कुल ही बस आना खाना और सोना, 3 काम है इनके। और उसके बाद 2 सालों में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया जाएगा पढ़ाई क्या चीज़ है। फिर बच्चा आएगा तीसरी, ये मैंने लिखे हैं एज, ये ईयर्स हैं, कहीं इसको आधे क्लास समझ रहे हो। अब इसके बाद बच्चा आ जाएगा 3rd क्लास में, 4th में, 5th में। फिर वो आ जाएगा 6th, 7th, 8th में। और इसके बाद वो आएगा 9th, 10th, 11th, 12th में। अब ऐसे पढ़ाई होगी, यानी 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल। तुम कितने साल पढ़ के आए हो? 12 साल ना, ये भी सोचना पड़ रहा है। 12 साल पढ़ के आए हो तुम। अब 12 साल तो यहीं तक थे। ये देखो, ये 3 और पढ़ेंगे। अब बेसिक पढ़ाई कितने सालों की है? 15 साल। कितने सालों की पढ़ाई है? देखो 9 और 3 12 और 3 15। तुम हो सकता है कुछ लोग 13-14 साल पढ़ के आए हो, क्योंकि तुम्हारे टाइम तक LKG UKG कंपलसरी थे, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं थे। अब ये सरकार का सेट पैटर्न है। और अब देखना आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें RT और इन पर, क्योंकि सरकार ये दिखा रही है कि हम एजुकेशन को बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं। ये सेट पैटर्न कर देंगे। अब कितने कितने साल का? 5 + 3 + 3 + 4। तुम पता है कैसे पढ़ के आए हो? तुम पढ़ के आए हो 10 + 2, ये पढ़ के आए हो तुम। और ये 10 तक मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें पहली से 10वीं तक वही 5 सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल। आजकल वो EVS के नाम से पढ़ा रहे हैं ना 5वीं तक, उसके बाद हिस्ट्री और ये सब डिवाइड करते हैं। आप और मैं, हम सब लोग इस पैटर्न से पढ़े, क्योंकि 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी के टाइम। उसने ये पैटर्न सेट किया था 10 + 2 + 3, यानी 10वीं सबको कॉमन पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट सेम होंगे। 12वीं में आपको अपनी मर्जी का जो मन करे, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना है। फिर आपको 3 साल फिर आजादी है, मन करे कैरी ऑन करो साइंस कॉमर्स को, ना मन करे अब BA कर लो, ये अपनी मर्जी होती थी। ये सेट पैटर्न था इंडिया का पिछले लगभग 40 सालों से। अब इसमें बदलाव करके ये कर दिया, तो 5 और 4 आगे पीछे और बीच में 3-3 साल। ये नई शिक्षा नहीं करेंगे तो 10th में ही, पर अब जो है ना 9th और 10th और 11th 12th PGT पढ़ाया करेंगे। जब आप लोग पढ़ते थे ना तब TGT पढ़ाते थे, TGT टीचर्स है ना आपके। अब PGT का बर्डन बढ़ गया, उनको 4 क्लास दे दी, सब्जेक्ट अभी वही चलेंगे। ये सिर्फ दिखावटी है, भारत बदलना नहीं है, भारत ऐसे ही चलना है, पर पेपर में आएगा इसलिए मैंने बता दिया। चलो जल्दी से टिक करो। 86वां पढ़ लिया ना। कोई कोई सोच रहा होगा काश हम अब पैदा होते तो ऐसे मजे से हम भी जीवन जी लेते। कैसे मजे की जिंदगी है। पीटेंगे नहीं है बच्चे, पीटना है ही नहीं। कॉर्पोरल पनिशमेंट पर बहुत बड़ी मनाही है। जैसे हमारे टाइम में तो क्या था, टीचर का मूड खराब है तो 2-4 को डंडे मारे, थप्पड़ मारे, टीचर का मूड खुश। अब ऐसा नहीं है, अब पढ़ाना एक बर्डन है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए मौज मस्ती है। चलो पेज 134 पे हम 86वां पढ़ रहे थे। 86वां कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से एक बार नजर डालो 86वें पे बुक में। इसमें लिखा है
अनुच्छेद 21 का क्या तुम्हें क्लियर है? 21 का क्या है? 21 का क्या है? मौलिक अधिकार, आरटी लिख लिया तुमने। अनुच्छेद 45 किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। क्या खुलवाती है वो? आंगनवाड़ी। लिख लेना यहाँ जिसने ना लिखा हो। 51 का इसमें क्या है? ड्यूटी, कर्तव्य। लिख लो बेशक। 21 का आरटीई, 45 राज्य की आंगनवाड़ी और 51 का ड्यूटी। नेक्स्ट टिक करना। 51 का के तहत संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो पूछेंगे कर्तव्यों के 2 अमेंडमेंट कौन कौन से हैं? कर्तव्यों के 42वां और 86वां। इसके बाद आ जाओ 91वां संविधान संशोधन। मैंने तुम्हें बार बार बताया कोई कितने भी मंत्री बना सकता है या मंत्री बनाने की एक लिमिट है? कितने %? तो वो कैसे पता हमें? यहाँ लिखा है देखो, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 3rd लाइन पीछे टिक करना। मंत्री परिषद का आकार भी नियत कर दिया गया। नेक्स्ट लाइन, मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो कितने से ज्यादा मंत्री नहीं बनाने? 15%। किसका 15%? लोकसभा का 543 का, और अगर राज्य ये है विधानसभा तो वहां का देख लो। किंतु जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है वहां अधिकतम संख्या कितनी होगी? 12। 40 का एक एग्जाम्पल देना भी तुम्हें बताया था मैंने, गोवा। 30 की बात हुई थी, गोवा का कौन सा अमेंडमेंट था? गोवा। 12। 13 में क्या था? 14 में क्या था? और 10 में क्या था? दादर नागर हवेली। ठीक है, अगले पे आ जाओ। तो जहां 40 से कम है वहां अधिकतम 12% नहीं है, 12 बता रहे हैं डिजिट। दिल्ली में कितने बता रखे हैं इन्होंने? दिल्ली में टोटल 7, जिसमें सीएम भी आ गया और बाकी भी आ गए। कितने की विधानसभा है वहां? 70। दिल्ली के 2 अमेंडमेंट बताना, 69 और 78। पौंडीचेरी और दिल्ली का कौन सा है? नहीं, पौंडीचेरी और दिल्ली दोनों का 70वां। पौंडीचेरी का कौन सा है? 14th भी और 70वां भी। दिल्ली के हैं 69 और 70। दिल्ली का नाम क्या बना दिया था? एनसीआर या एनसीटी। कौन से अमेंडमेंट से? 69 से। चलो आगे बढ़ेंगे। 92nd अमेंडमेंट कर लो। तुम जब बेसिक बैच में आते हो तुम्हें लैंग्वेज के टॉपिक में पढ़ाती हूँ। लैंग्वेज के 3 अमेंडमेंट बताए जाते हैं, 14 + 1 + 3 + 4। ये तो मूल संविधान में थी जिसके बेसिस पे राज्य बने। ये 21वां, 71वां, 92वां। तो 92वां बता रहे हैं ये, जल्दी से टिक कर लो। 92वां 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तुम ये 22 की 22 जानते हो, बताओ क्या हैं भाषाएं ये? ABGH KK MM OP STTU। और अमेंडमेंट के नंबर 21, 71, 92। कौन सी थी ये? सिंधी। अगले वाली कोंकणी, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। और अभी अभी तुमने पढ़ा 92 से कौन सी आई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल मिलाकर कितनी हो गई है? इनमें से नोट पे कितनी है? इनमें से नोट पर ये सब देखो कितनी अच्छी तरह बताया था। नोट के बैक साइड में एक पैनल है, पैनल में कितनी है? पैनल के अंदर 15, नोट पर टोटल 17, मानक टोटल 16। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इंग्लिश का। इसमें और इसमें क्या अंतर है? हिंदी का। यानी टोटल 22 में से नोट पे मानक कितनी है? 16। तो कितनी नहीं है? 6 जो नोट पे नहीं है लेकिन मानक हैं। मैंने क्रॉस करने का तरीका भी तुम्हें समझा रखा है। बताओ कौन कौन सी नहीं है? सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भाई 16 में से 5 घट गई, अब एक और काटनी है। कौन सी काटोगे? को और ने तो है नोट पर, कौन सी नहीं है? मणिपुरी। यानी इस स्लाइड पर ये भाषाएं इंडियन करेंसी नोट पर नहीं है, जबकि ये 8वीं अनुसूची में है। ये सब तुम्हें बेसिक बैच में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। जल्दी से देखो यहाँ 22 भाषाएं। यहाँ शॉर्ट में इनका ट्रिक लिख लो, ABGH, बहुत छोटा छोटा लिख लो फिर तुम्हें याद रहेगा। ABGH KKMMOP, 2 के जोड़ों में लिख लो। ये चीजें बहुत ज्यादा बार आती हैं एग्जाम में। ABGH KKMMOP STTU 14 तो वो हो गई, फिर तुम्हें पता ही है +1 सिंधी, अणा अणा विदेशी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो यहाँ भी लिखी है ABGH KKMM STTU, उसके बीच में O और P भी है। 5 जोड़े यहाँ और 4 वहाँ। ठीक है, अब जब भी किताब खुले तो ये याद कर लेना। और बाद में कौन कौन सी आई हैं? बाद में ये वाली सिंधी और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इंग्लिश मानक भाषा है? हरियाणवी, भोजपुरी, मीजो, मणिपुरी, मणि अणा में आ गई। ठीक है, चलो तो 92nd अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ 96th अमेंडमेंट। ये वैसे पूछेंगे नहीं, ओडिया का नाम ओडिया कर दिया, छोड़ दो इसको। अगले पेज पर आओ, 99th अमेंडमेंट। मैंने तुम्हें बार बार बताया कि सरकार जब भी गलत करती है तो हम सबकी केयर के लिए एक पालिका है। कौन सी पालिका है वो? न्यायपालिका। न्यायपालिका खड़ी हो जाती है और न्यायपालिका अपने लिए तो खड़ी हो ही जाएगी। अब ध्यान से सुनो सभी लोग, जब ये मोदी सरकार आई ना
मोदी सरकार ने आते ही देखा कि हमारे ऊपर कौन शिकंजा कस सकता है, न्यायपालिका। अब देखो 303, बल्कि अगर पिछले की बात करूं 2014 में जब सरकार आई तो सरकार ने देखा कि सब लोग पॉजिटिव हैं और इस टाइम पे हम जो भी करेंगे तो सब हमारी बात को मान लेंगे। तुरंत से आते ही इन लोगों ने सबसे पहला काम किया, 2014 में आए थे, इसका दिसंबर मुश्किल से पकड़ा और तुरंत में एक अपने सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन की उस किताब में, और उसको नंबर देने वाले थे 99th अमेंडमेंट, यानी 100 से बस एक कम था। ध्यान से समझो क्या हुआ। इनको पता था कि हमारे ऊपर बंदिश जो लगा सकती है वो सिर्फ एक पालिका है। कौन से वाली? न्यायपालिका। तुम्हें बेसिक बैच में 3 पालिकाएं बताई जाती हैं। एक पालिका का नाम है विधान पालिका, एक पालिका का नाम है कार्यपालिका और एक का नाम है न्यायपालिका। इसमें तो सारे बड़े बड़े आदमी तो होते हैं। इसमें जितने लोग हैं वो एमपी कहलाते हैं और इन एमपी में से कुछ लोग पीएम प्लस मिनिस्टर बनेंगे। तो ये तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, तो गड़बड़ भी कर सकते हैं। अब हम सबके लिए गलत कर दिया इन्होंने, तो हमारी केयर कौन करेगा? न्यायपालिका। अब इस न्यायपालिका का खतरा मंडराता जा रहा था सदियों से, जब से ये देश आजाद हुआ, तो ये मान लो 70-75 साल से। इसीलिए एक अमेंडमेंट करने की सोची मोदी सरकार ने और इन्होंने कहा न्यायपालिका के हाथ तब बंधेंगे जब इनको लगाने वाले हम ही होंगे। अगर ये हमारे थ्रू लगेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, हमारी गलतियों को भी आंख बंद करके अनदेखा करेंगे। इसीलिए सरकार ने कहा अब के बाद एक कमीशन बनेगा जिसको नाम दिया गया NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। जैसे हम लोग देखें तो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HPSC है ना, ऐसे ही UPSC है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं अलग अलग इसके। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये मान लीजिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही UPSC यूनियन। ये सब जो होते हैं ना, इन सब की ताकत उतनी नहीं होती जितने की कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी बॉडीज की है। इनको तो कभी भी खत्म भी कर देते हैं। तो आपकी इस न्यायपालिका को ठीक करने के लिए, सीधा रखने के लिए ये कहा गया अब के बाद आपकी भर्ती कौन करेगा? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें कि जो हेड होंगे कमीशन के उनको बनाने वाला कौन होगा? PM। तो आप खुद सोचो, NJAC भर्ती करेगा। अब जो भर्ती करता है वो बोर्ड तो बड़ा ही होता है ना भाई, वो तो एक तरह से इनके लिए तो माए बाप है कि भैया ये भर्ती करेगा। और इसका आदमी जो बनाया वो किसने बनाया? PM। तो PM से तो गद्दारी नहीं कर पाएगा वो। इस तरह से NJAC हमेशा दबी रहेगी और हमेशा किसकी सुनती रहेगी? PM की। ये ठीक होगा या गलत? अगर ऐसा होता तो फिर तो न्यायपालिका मरे बराबर हो जाती भाई, हमारी सुन ही नहीं पाएगी, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। जब ऐसा हुआ ना, अपने लिए तुरंत मैदान में कूद गए सुप्रीम कोर्ट वाले कि तुम कौन हो ये बताने वाले कि हम कैसे लगेंगे, और तुम्हें यह किसने दिया कि तुम बताओ कि देश के जज कैसे बनेंगे? तुम उनकी भर्ती करने वाले हो कौन? और अपने खिलाफ जब सरकार, क्योंकि इनसे तो पूछा नहीं, सरकार ने कह दिया तुम हमारे हिसाब से लगोगे, तो तुरंत ये मैदान में आ गए और इन्होंने कहा चैलेंज करते हैं हम। कहाँ संविधान में लिखा है कि न्यायपालिका को बनाने वाली कार्यपालिका है? दिखाओ जरा किस पन्ने पर लिखा है। सरकार के पास जवाब नहीं। वैसे भी अगर कभी इस तरह से आमने सामने की बात हो गई तो ये दिखती बात है कि कौन सा कोर्ट जीतेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस किताब को एक्सप्लेन करता है। तुम तो उस किताब को पढ़ के भी नहीं आए, जो तुम सोच रहे हो कि हम इनके मुखिया बन जाएं। उनको एक एक अक्षर के पीछे की बातें भी पता हैं, तो उनको तुम चैलेंज करके कभी ऐसा नहीं कि तुम आराम से बैठे रहोगे। NJAC के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर पाई और चुपचाप अपना सा मुंह लेके बैठ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सच्चाई है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि सरकार के किसी अमेंडमेंट को पूरी तरह निरस्त किया हो। सबके सामने इस अमेंडमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हम भी देखें सरकार कैसे 99th अमेंडमेंट ले आती है और हम कैसे सरकार के अधीन काम करेंगे। हम पैरेलल चलने वाली संस्था हैं, तुम आपस में लड़ो मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ये नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। और ये करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिनके सामने कौन बोल जाएगा। और यहाँ ये नहीं है ना कि भैया मेरे पीछे से 4 आदमी जाके गुंडे और इसका जज को बहका दे या बरगला दे। यहाँ कोई जजमेंट नहीं हो रही, यहाँ तो आमने सामने का मामला हो गया। आज तक के इतिहास में सिर्फ एक अमेंडमेंट वापस लिया है इस सरकार ने। कौन सा अमेंडमेंट था? 99। पूरी तरह से वापस और भी लिए हैं, लेकिन उसमें 1000 बातें होती हैं। ये पूरी तरह से फाइल क्लोज कर दी। ये अमेंडमेंट का एक क्लॉज भी लागू नहीं कर पाई आपकी भारत सरकार, क्योंकि अपने हक के लिए कौन खड़ा हो गया था? सुप्रीम कोर्ट। ये जल्दी से टिक कर लो 99। या चलो इसको कल करा दूंगी, जो बच गया कल करेंगे।